नमस्कार। मनी नाइन के पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और हर रोज़ की तरह हम हाजिर हैं आपकी जेब आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के, और उन खबरों का विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मनी नाइन के संपादक अंशुमान तिवारी जी। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आगाज़ करते हैं आज के कार्यक्रम का और सबसे पहले नजर डालते हैं ऑन द शो पे कौन सी खबरें रहेंगी आज हमारे रडार पर। तो सबसे पहले बात करेंगे बेहात हुआ सब्सिडी का बिल। जी हाँ, क्यों कम हम ऐसा कह रहे हैं, क्या कुछ वो आंकड़े कह रहे हैं, वो हम तमाम बातें आपसे थोड़ी देर में बताएंगे। एप्पल नहीं बदलेगी अपना चार्जर को लेकर के जो कल से बातचीत चल रही है, कल भी मनी सेंट्रल में हमने आपको तमाम डिटेल में इस पर चर्चा की थी, आज भी क्या अपडेट है आपको बताएंगे। और बाजार क्यों बोला पेटीएम से डरो। जी हाँ, पेटीएम के शेयरों में बड़ी गिरावट है, क्यों देखने को मिल रही है, आगे क्या स्थिति रहेगी, डिटेल में होगी बातचीत। और डिपॉजिट के जाल में फंसे हैं बैंक, पूरी खबर थोड़ी देर में। क्यों घटने लगा इंटरनेट का इस्तेमाल, इंटरनेट को लेकर के क्या कुछ नई अपडेट है बताएंगे आपको। और पुतिन का नया दांव, जी हाँ, पुतिन का नया दांव क्या है और उसका असर पूरी दुनिया पे किस तरीके से पड़ेगा, ये भी होगी हमारी खास चर्चा में शामिल। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की पहली खबर के साथ शुरुआत करते हैं। इस साल कपास के कम उत्पादन के बावजूद इसकी मांग में आई गिरावट की वजह से इसका भाव करीब 2 साल के निचले स्तर तक चला गया है और पिछले साल के मुकाबले कीमतें करीब 20% कम है। बुधवार को गुजरात की राजकोट मंडी में भाव 6900 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। एक साल पहले राजकोट मंडी में औसत भाव 8600 रुपये था। वैश्विक स्तर पर सुस्त आर्थिक ग्रोथ की वजह से भारत से कपड़ों का निर्यात प्रभावित हुआ है और इसकी वजह से देश में कपास की मांग घट गई है, जिस वजह से भाव पर दबाव है। इधर देश में कपास के बीज की सप्लाई भी कम है, जिस वजह से अगले साल इसकी खेती पर असर पड़ने की भी आशंका जताई जा रही है। सर, उत्पादन घट रहा है, उसके बाद कीमतें भी घट रही हैं, इस तरह का कॉम्बिनेशन कम देखने को मिलता है। हाँ विपुल जी, मनी सेंट्रल आपका सबका स्वागत है। आज हमारे पास एक सबसे बड़ी खबर इंटरनेट को लेकर है, जो आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर है। लेकिन कपास से इंटरनेट तक पूरी यात्रा मनी सेंट्रल में आप होगी, कई सारी महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले कॉटन की खबर को लेते हैं, और ये बेहद चौंकाने वाली खबर इसलिए है क्योंकि भारतीय बाजार में कपास की कीमतें घटने के बाद भी कपास की मांग टूट रही है। और ये दो चीज़ों का संकेत है। पहला ये कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कपड़ों की और गारमेंट्स की मांग में जो कमी आई है, उससे भारत के निर्यात में गिरावट हुई है और इसलिए कपास की मांग ज़्यादा नहीं है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि भारत के अंदर भी अब इस साल गारमेंट की डिमांड उतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही। इन दोनों वजहों से सस्ती कपास की कीमतें लगातार घट रही हैं और उसके साथ उत्पादन पर भी दबाव बना हुआ है। इधर मनरेगा सहित कई सरकारी योजनाओं पर अनुमान से ज़्यादा खर्च बढ़ते देख केंद्र सरकार ने संसद में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अतिरिक्त बजट मंजूर करने की मांग रखी है। सरकार ने 1.2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त खर्च की मंजूरी मांगी है। सरकार ने बजट में मनरेगा के लिए पूरे वित्त वर्ष के दौरान 60,000 करोड़ रुपए का फंड तय किया था, लेकिन 6-7 महीने में ही ये बजट खप चुका है और मनरेगा सरकार को अतिरिक्त पैसा देना पड़ा है मनरेगा में। इसी तरह दूसरी योजनाएं भी हैं जिन पर सरकार का खर्च काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। सर, ये सरकार ये खर्च करने कहाँ जा रही है? सप्लीमेंट्री ग्रांट्स पार्लियामेंट में आ गई, जो कि आमतौर पर बजट की प्रक्रिया होती है कि साल के अंत में या वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही से पहले सरकार एक अनुपूरक अनुदान मांगे लेकर आती है। और इनसे दो चीज़ों की जानकारी मिलती है। एक तो सरकार की प्रायोरिटीज़ आने वाले 3 महीनों में 4 महीनों में क्या है, किन वरीयताओं पर है, और दूसरा बजट का बाजा कैसा बज रहा है, उसका मिजाज कैसा है। इसमें 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें दिखाई दी। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा इसमें मनरेगा को लेकर है। मनरेगा के लिए सरकार को बजट में करीब 15,000 करोड़ रुपए के आसपास का 13,351 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन करना पड़ा। हम मनरेगा पर बार बार आपको मनी सेंट्रल में बताते रहे कि सरकार ने इस साल के बजट में, जिस बजट में हम हैं, जिस वित्त वर्ष में मनरेगा पर आवंटन घटाया था, इस उम्मीद के साथ ये कहकर घटाया गया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था में तो विकास दर लौट रही है, लोग शहरों में काम बनना शुरू हो गया है और अब ग्रामीण इलाकों में मनरेगा की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन ये योजना और ये तैयारी बिल्कुल उल्टी पड़ती दिखाई दी। मनरेगा का बजट खत्म हो गया और अब सरकार को 13-14 हज़ार करोड़ रुपए अतिरिक्त रूप से देने पड़े। ये बता रहा है कि पिछली तिमाही में 7.6% की आर्थिक विकास दर के बाद भी ग्रामीण इलाकों में रोजगार की चुनौती वहीं बनी हुई है और इसलिए मनरेगा पर में जॉब की डिमांड अभी भी बराबर ऊंचाई पर है और लगातार बड़ी लंबित डिमांड जॉब्स की या काम की दिखाई दे रही है। ग्रामीण इलाकों की अर्थव्यवस्था का दबाव मनरेगा के बजट बढ़ने का सूचक है। हम अक्सर कहते हैं कि मनरेगा को आप भारतीय ग्रामीण बाजार में रोजगार का इंडेक्स मान सकते हैं। अगर ग्रामीण इलाकों में अच्छा काम है, शहरों में बेहतर काम मिल रहा है, तो मनरेगा के लिए काम की कमी दिखाई देती। तो पहली चीज़ तो ये कि मनरेगा का दबाव हमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था के दबाव में बनने वाले दबाव को बताता है। दूसरी चीज़ ये कि 2 महत्वपूर्ण सब्सिडी बिल हैं
जिन पे सरकार का सब्सिडी बिल बेहाथ हो गया। एक फर्टिलाइजर सब्सिडी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, इसलिए सरकार ने फर्टिलाइजर सब्सिडी पर आवंटन बढ़ाया है, जिसके लिए उसे संसद से अतिरिक्त मंजूरी लेनी पड़ी है। और दूसरी भारत देश की फूड सब्सिडी है, क्योंकि सरकार ने मुफ्त अनाज की स्कीम को बढ़ा दिया और अब तो 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, तो इसके लिए इस फूड सब्सिडी का बिल भी बढ़ा। इसके लिए करीब 55,000 करोड़ रुपए के आसपास की 5,889 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आवंटन की कोशिश की गई है। और फूड फर्टिलाइजर सब्सिडी में करीब का बिल जो है वो 1,75,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच जाएगा, इसकी संभावना बनती दिखाई दे रही है। तो ये तमाम वो बिल्स हैं जो एक तरीके से बेहाथ होते हुए दिखाई दिए हैं, जिसकी वजह से ये ग्रांट मंजूर की गई है। देश में सभी मोबाइल फोन्स और टैबलेट्स में कॉमन चार्जर की व्यवस्था कब तक लागू होगी, इसको लेकर के सरकार ने अभी तक डेडलाइन तय नहीं की है। सरकार ने इसी साल तय किया था कि सभी मोबाइल फोन्स और टैबलेट्स की चार्जिंग के लिए अलग अलग तरह के चार्जर का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि चार्जिंग के लिए एक समान व्यवस्था लागू होगी। लेकिन सरकार ने अभी तक इस व्यवस्था को लागू करने का फैसला नहीं लिया है। इधर आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने कॉमन चार्जर व्यवस्था को लागू करने के लिए सरकार से 12 से 18 महीने का समय मांगा है। सर, ये कल से हम लोग बातचीत कर रहे हैं इस मुद्दे पर, ये पूरे कॉमन चार्जर का मुद्दा है क्या, ये झगड़ा है क्या? अब पूरी दुनिया में अब इस बात की बहस शुरू हो रही है कि अलग अलग किस्म के मोबाइल फ़ोन के लिए एक ही तरीके का चार्जर होना चाहिए। यदि आपके पास दो अलग अलग किस्म के फ़ोन हैं, एंड्रॉयड और एप्पल फ़ोन है, तो आपको अलग अलग चार्जर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। एक सी पिन का चार्जर है और एक USB चार्जर है। भारत सरकार ने भी इस संदर्भ में नियम बनाने की कोशिश की थी, जिसे मोबाइल कंपनियों की तरफ से समर्थन नहीं मिला। यूरोपियन यूनियन ने भी इस बात पे काम शुरू किया। यूरोपियन यूनियन का मानना है कि अगर एक सिंगल चार्जर सोल्यूशन दे दिया जाए तो उपभोक्ताओं का साल में करीब $271 मिलियन की बचत होगी। उन्हें दो तरीके के चार्जर नहीं रखने होंगे। भारत में मामला थोड़ा उलझ गया है। भारत में एप्पल ने कहा है कि वो कॉमन चार्जर की नीति का समर्थन नहीं करेगी। एप्पल का कहना है कि उसका प्रोडक्ट अलग है, स्पेशल है, और वो पूरी दुनिया में इस प्रोडक्ट को निर्यात कर रही है, तो वो एक कॉमन चार्जर के प्रोसेस को फॉलो नहीं करेगी। सरकार इस बात में उलझ गई है, क्योंकि एप्पल ने भारत में अभी निवेश किया है। एप्पल के फ़ोन भारत से बनकर निर्यात हो रहे हैं। एप्पल का कहना है कि उसे वो प्रोडक्ट बनाना है जो पूरी दुनिया में निर्यात हो सके, और पूरी दुनिया में भी कॉमन चार्जर नहीं आए। लेकिन अगर भारत सरकार इसे लागू करने की कोशिश करेगी भी तो इसका असर उत्पादन पर पड़ेगा। ये बात एप्पल ने कही है। और अब एप्पल ने यह भी कहा है कि अगर बहुत ज़रूरी हुआ तो कम से कम 18 महीने का समय उसे देना पड़ेगा, तब वो इस तरीके की व्यवस्था को लागू कर पाएगी। मौजूदा परिस्थिति में ऐसा दिखाई दे रहा है कि सरकार शायद मोबाइल कंपनियों को कॉमन चार्जर लाने पर, सामान्य एक ही चार्जर से सभी फ़ोन को चार्ज करने की व्यवस्था लाने पर बाध्य नहीं कर पाएगी। ऐसे आसार दिख रहे हैं। और इधर फिनटेक कंपनी पेटीएम ने कहा कि वो 50,000 रुपए से कम के लोन कारोबार को घटाएगी और ज़्यादा फोकस बड़े लोन के कारोबार पर रखेगी। पेटीएम का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब रिजर्व बैंक ने गैर जमानती कर्ज को लेकर के सख्ती बढ़ाई है। पेटीएम के इस बयान के बाद गुरुवार को शेयर बाजार में उसके शेयर में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। एक समय शेयर 20% तक लुढ़क गया था। और आपको बता दें कि थोड़ी सी रिकवरी भले देखने को मिली, लेकिन शेयर बाजार के अंदर अच्छी खासी पिटाई जो है पेटीएम के शेयर में देखने को मिली है। सर, इतना बड़ा झटका, एक ही लोग इंतजार कर रहे थे कब रिकवरी आएगी, अब थोड़ी बहुत रिकवरी पेटीएम में आनी शुरू हुई और एक ही दिन में 20%। ये सरकार के उस नियम का असर है जिसके बारे में हमने इस बार के इकोनॉमिकम में विस्तार से बात की थी। और आपको याद होगा कि हमने कहा था कि इस फैसले के बाद अनसिक्योर्ड लोन को लेकर, या जो जिन कर्ज के पीछे कोई ज़मानत नहीं होती, उसे लेकर सरकार ने और RBI ने जो नया नियम बनाया है, उसका सबसे बड़ा असर फिनटेक कंपनियों पर पड़ेगा, जो अभी उभरती हुई फिनटेक कंपनियां हैं और इनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। और वैसा ही हुआ। पेटीएम जो भारत में इकलौती फिनटेक कंपनी है जो लिस्टेड है बाजार में और उसके वो इस कारोबार में ही है कि वो लोन देती है, उससे सबसे बड़ा झटका लगा। पेटीएम ने किया क्या? पेटीएम ने ये कहा कि वो 50,000 रुपये से नीचे वाले जो लोन हैं, जिसमें खास मैक्सिमम लोन अनसिक्योर्ड लोन होते हैं, उन्हें नहीं देगी। जो बात विपुल ने आपसे कही कि पेटीएम में थोड़ी उम्मीद बनती दिखाई दी थी पिछले दिनों में, काफ़ी ख़राब लिस्टिंग के बाद और एक साल तक बाजार में पिटाई के बाद, वो उम्मीद भी इसी से बनती दिखाई दी थी कि अकेला कारोबार पेटीएम का जो थोड़ा होप दिखा रहा था वो लोन्स का कारोबार था, और ख़ासतौर से छोटे लोन्स का कारोबार था। अब उस कारोबार पर नए अनसिक्योर्ड लोन के फैसले का असर पड़ा। पेटीएम का ये कहना कि वो अब अनसिक्योर्ड लोन के या ये जो 50,000 रुपये से नीचे के लोन है उन्हें स्केल डाउन करेगी, कम करेगी। हालांकि पेटीएम ने कहा कि वो पोस्ट पेड लोन देती रहेगी, यानी ऐसे लोन देगी जिनका भुगतान बगैर जमानत के विवाद में किया जा सकता है। इस फैसले को से बाजार में जो पेटीएम को लेकर अंतर्धारणा थी, सेंटीमेंट थी, वो बुरी तरह टूटा और स्टॉक करीब 20% आज टूट गया। वजह ये कि पेटीएम का ये कहना इस तौर से लिया गया बाजार में कि पेटीएम के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है, इस
इस जोखिम को कवर करने के लिए। और जोखिम को कवर करने के लिए अगर पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं है तो फिर पेटीएम को अपने लोन का पोर्टफोलियो छोटा करना पड़ेगा और घटाना पड़ेगा। और यही एक अकेला कारोबार है पेटीएम के पूरे पोर्टफोलियो में जहां से प्रॉफिट आने की, ब्रेक इवन की उम्मीद दिखाई दे रही थी। बाकी तो पेमेंट सर्विस जो पेटीएम उपलब्ध करा रही है उससे पेटीएम को कोई बड़े रेवेन्यू नहीं मिल रहे हैं। और इससे वो संकेत सामने आ गया निकल कर कि अनसिक्योर्ड लोन का फैसला एफएमसीजी एनबीएफसी कंपनियों पर और फिनटेक कंपनियों पर कितना भारी पड़ेगा। भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है सर, और एक दिन में 19% टूट गया। लेकिन दूसरी जो फिनटेक कंपनियां हैं उनका फ्यूचर क्या दिखाई दे रहा है अब आगे चल करके आपको? फिनटेक कंपनियों के लिए बड़ी चुनौती है क्योंकि भारत में पूरी की पूरी फिनटेक कंपनियों का जो नया दौर आया था ये पेमेंट्स पर नहीं आया था। पेमेंट्स में तो कोई मार्जिन ही नहीं है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ले जाने पर। भारत के भविष्य की क्रांति माइक्रो क्रेडिट की क्रांति थी। उन लोगों को लोन पहुंचाना, छोटे लोन देना, 50,000 1 लाख रुपए के लोन देना, जिनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है देने के लिए, कोई जमानत नहीं है, ज़मीन नहीं है, उन्हें लोन देना ताकि उन्हें कैपिटल मिल सके और उस कैपिटल के जरिए वो अपना काम कर सकें, कारोबार कर सकें या खर्च कर सकें। अब ये पूरा पोर्टफोलियो संकट में है, क्राइसिस में है। इस पर हमने विस्तार से इकोनॉमिकम में चर्चा की है, उसका लिंक भी हम आपको दे देंगे ताकि आप समझ सकें कि पूरा मामला क्या है। तो फिनटेक कंपनियां इस पूरे नए इकोसिस्टम के सबसे आगे खड़ी हुई थी और यह माना जा रहा था कि फिनटेक कंपनियां छोटे छोटे लोगों तक मोबाइल से डिजिटल लेंडिंग करके लोन पहुंचाएंगी और उसके लिए उन्हें पीछे एनबीएफसी कंपनियां या बैंक्स पैसा देंगे। वो पूरा का पूरा जो साइकिल बनना था माइक्रो क्रेडिट का, जिसको कि आप सुचक्र कह सकते हैं, जो वर्चुअस साइकिल कह सकते हैं, वो अब टूट गया है। और इसलिए आने वाले कुछ महीनों में फिनटेक कंपनियों के भविष्य पर और उनके रेवेन्यू मॉडल पर अब कई तरह से पुनर्विचार शुरू होगा कि आखिर अगर वो लोन नहीं बांटेंगी, अनसिक्योर्ड लोन नहीं देंगी भारत के लोगों को, तो करेंगे क्या? उनके पास देने के लिए और कौन सी चीज़ बची है? तो निश्चित रूप से बड़ी चिंता है एनबीएफसीज और जो बाकी कंपनियां फिनटेक हैं उनके लिए भी, और उसी वजह से हम देख रहे हैं दबाव देखने को मिल रहा है लगातार जो है जब से खबर आई है। अदानी ग्रुप को लेकर के आज 3 बड़ी खबरें हैं। पहली खबर ये कि कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अदानी ग्रुप की कंपनियों में बड़ा निवेश करने वाले करीब 1 दर्जन विदेशी संस्थागत निवेशकों को नोटिस भेजा है। जिन एफपीआईज को नोटिस भेजा गया है उन पर यह आरोप है कि उन्होंने अपने निवेश को लेकर के डिस्क्लोजर नियमों का पालन नहीं किया। अदानी ग्रुप पर दूसरी बड़ी खबर यह है कि वो एसपी ग्रुप के गोपालपुर पोर्ट को खरीदने की योजना बना रहा है। और तीसरी खबर विल्मर में हिस्सा बिक्री को लेकर के है, और इस पर जो है अंशुमान सर से सवाल पूछते हैं। सर, ये किसको हिस्सा बेचेगा अदानी विल्मर जो है अपनी हिस्सेदारी? अडानी समूह कई मामलों में चर्चा में है। हाल स्टॉक मार्केट में अडानी समूह के शेयरों में अच्छी खरीद भी दिखाई दे रही है पिछले 3-4 दिन से, और उसकी 2-3 महत्वपूर्ण वजह हैं। एक तो चुनाव के नतीजों का फ़ायदा जो बाजार को मिला, उसका एक बड़ा हिस्सा अडानी के शेयरों के खाते में गया, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्पष्ट रूप से अडानी के मामले में कुछ नहीं कहा गया। लेकिन अब एक जो खबर आई वो उस सेंटीमेंट के बिल्कुल अलग थी। सेबी अभी भी मान रहा है कि अडानी समूह में एफपीआईज के निवेश में कुछ ना कुछ दाल में काला है, और इसलिए सेबी ने ये बात जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कही गई थी उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सेबी ने विदेशी निवेशकों से इस बात के लिए जवाब तलब किया है कि वो बताएं कि अडानी समूह में उन्होंने निवेश किया था। याद कराते हैं मामला क्या है। मामला यही था कि अडानी समूह का पैसा भारत से बाहर गया था और फिर किसी विदेशी निवेशक के रास्ते से वापस स्टॉक मार्केट में निवेश किया गया था। तो ये जो पूरा यूफोरिया पिछले 3-4 दिनों में 5 दिनों में दिखा था, उसमें सेबी के इस फैसले से थोड़ा खलल पड़ता दिखाई देगा, क्योंकि सेबी फिर उस पूछताछ को शुरू कर रही है। तो ये तो शेयर बाजार के और जांच और अडानी समूह पर चल रही जो असंख्य जांच है उनकी तरफ से आने वाली खबर है, जिसका एक संभावित असर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा 2 महत्वपूर्ण खबरें कॉर्पोरेट स्तर पर अडानी समूह के स्ट्रक्चर को लेकर थी, और उसमें अडानी विल्मर की बिक्री को लेकर है। पहले चर्चा थी कि आईटीसी शायद इस ब्रांड को खरीदेगी, और आईटीसी खरीदती तो आईटीसी इंडिया के बाजार की सबसे बड़ी कंपनी हो जाती एडिबल ऑयल में, खाद्य तेल में। लेकिन अब माना जा रहा है कि अडानी समूह शायद इसकी बिक्री किसी प्राइवेट इक्विटी कंपनी को करेगा, क्योंकि प्राइवेट इक्विटी कंपनी इसके लिए बेहतर वैल्यूएशन दे सकती है। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है, पर इतनी बात स्पष्ट जरूर है कि अडानी समूह विल्मर के बिजनेस से या खाद्य तेल के बिजनेस से बाहर निकलना चाहता है, और उसकी कोशिशें, उसकी पेशबंदी शुरू हो गई। ये 1-2 खबर हो गई सर। तीसरी खबर जो पोर्ट की डील है वो कितनी महत्वपूर्ण आप मान रहे हैं? ये खासा बड़ी डील है, और अडानी समूह ने उड़ीसा के गोपालपुर में एक पोर्ट है जिसको कि शपूरजी पोलनजी ग्रुप चलाता है। इस पोर्ट के टेक ओवर की कोशिश शुरू कर दी है। जो आंकड़े मिल रहे हैं उस हिसाब से इसकी वैल्यूएशन करीब 11 से 12 अरब रुपए तक हो सकती है। करीब 132 से 144 मिलियन डॉलर के आसपास का ये प्रोजेक्ट हो सकता है।
अडानी समूह ईस्टर्न कोस्ट पर पहले से ही 6 बंदरगाह संभाल रहा है। और अगर आप ध्यान से देखें इस पोर्ट के आने के बाद भारत का मैप अपनी निगाहों में रखें तो ईस्ट कोस्ट से लेकर वेस्ट कोस्ट तक अधिकांश पोर्ट अब अडानी समूह के पास होंगे। तो इस नई व्यवस्था के तहत अगर ये डील हो जाती है, जिसकी तैयारी चल रही है, तो फिर अडानी समूह के पास ईस्ट कोस्ट के ऊपर हल्दिया, धामरा, गंगावरम, कृष्णपट्टनम, एन्नोर और एक और पोर्ट जो आंध्र प्रदेश के तट पर है। 6 पोर्ट अडानी समूह के पास ईस्टर्न कोस्ट पर होंगे और वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर विंझिम से लेकर मुंद्रा तक गोवा और बॉम्बे के आसपास के जो पोर्ट हैं वो होंगे। और इस पोर्ट के बाद अडानी समूह शायद भारत में सबसे बड़ा समूह, वैसे भी सबसे बड़ा समूह है, लेकिन ईस्ट कोस्ट पे सबसे ज़्यादा पोर्ट रखने वाला औद्योगिक समूह हो जाएगा। और यही वजह रही कि शेयर बाजार में भी अडानी के शेयरों में बाकी जगहों पर तो थोड़ी सुस्ती आई है, लेकिन अडानी पोर्ट जो है वो लगातार 52 हफ्तों के नए उच्चतम स्तर बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। आज भी 3% की तेजी वहां पर देखने को मिली है। दुनिया की प्रमुख सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट विंडो यूजर्स से पहली बार शुल्क वसूलने जा रही है। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि कंपनी विंडो 10 सॉफ्टवेयर का उपयोग करने वालों से शुल्क वसूलेगी। ये शुल्क 2028 तक लिया जाएगा। कंपनी का यह भी कहना है कि 2028 तक विंडो 10 को ऑपरेशनल बनाए रखने के लिए वो यूजर्स से शुल्क वसूलेगी। सर, इसका यूजर्स पर किस तरह का असर देख रहे हैं? ये आज के आईटी सेक्टर के लिए या लैपटॉप और कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए काफ़ी चौंकाने वाली खबर थी। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि वो जो विंडोज़ 10 की कॉम्प्लीमेंट्री या मुफ्त सेवा दे रही है उसे 14 अक्टूबर 2025 से बंद कर दिया जाएगा। 14 अक्टूबर से 2025 के बाद विंडोज़ 10 का एक किराया देना पड़ेगा जो लोगों के पास उपलब्ध होगा। जो लोग विंडोज़ 11 नहीं खरीदेंगे या विंडोज़ 11 में अपग्रेड नहीं करेंगे और विंडोज़ 10 का लंबे समय तक इस्तेमाल करते रहेंगे, उससे उन्हें इसका एक नियमित किराया देना होगा। किराए की राशि क्या होगी ये बाद में पता चलेगा। इससे माइक्रोसॉफ्ट की रणनीति को लेकर 2 महत्वपूर्ण चीजें हमारे सामने निकल कर आई। एक तो ये कि विंडोज 10 को कंपनी अब लंबे समय तक मुख्य सॉफ्टवेयर के तौर पर बनाए रखना चाहती है। इसके अपग्रेड्स आते रहेंगे और अगर आपके लैपटॉप में विंडोज 10 पड़ा हुआ है तो आपको लगभग काम चलाऊ ज़रूरत की सारी सुविधाएं मिलती रहेंगी। लेकिन अब ये कॉम्प्लीमेंट्री या फ्री सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा। इसके लिए हर साल जैसे आपको बाकी किसी चीज़ का किराया देना पड़ता है उसका किराया देना पड़ेगा, या फिर आपको विंडोज़ 11 में अपने आप को अपग्रेड करना होगा। और दूसरी बात यह कि अब इसके ऊपर पूरी दुनिया में सवाल उठना शुरू होंगे क्योंकि एक किस्म की मोनोपोलिक एक्टिविटी है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट जो कि कंप्यूटर्स के ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है, लेकिन अब कंपनी ने अपने सबसे ज़्यादा बिकने वाले कार्यक्रम पर पैसा लेना या उसका किराया लेने की व्यवस्था शुरू की है। जी, चलिए अब रुख करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर का। देश और दुनिया भर में महंगे हुए कर्ज और जमा पर ज़्यादा ब्याज मिलने की वजह से फिक्स डिपॉजिट के ट्रेंड में बढ़ोतरी देखने को मिली है और अधिकतर फिक्स डिपॉजिट ऐसी स्कीमों में हो रहा है जिनमें की ब्याज दर 6% से ऊपर है। रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर अंत तक कुल टर्म डिपॉजिट में 6 से 8% वाले फिक्स डिपॉजिट की हिस्सेदारी बढ़ करके 80% हो गई है। इस बीच ब्रोकिंग कंपनी कोटक सिक्योरिटीज़ का मानना है कि अगली 2 तिमाही के दौरान डिपॉजिट दरें पीक पर पहुंच सकती हैं। सर, क्या जो बैंक हैं वो डिपॉजिट के ट्रैप में, डिपॉजिट के जाल में फंस चुके हैं? ये आंकड़ा जो कोटक सिक्योरिटीज़ की तरफ से आया और बाकी आरबीआई की तरफ से था, हम इस पर लगातार आपको बता रहे हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। भारतीय बैंकिंग उद्योग में एक और बड़ी दुविधा बनती दिखाई दे रही है। अगर आप जमाकर्ताओं के नज़रिए से देखें तो इससे अच्छा समय कोई नहीं हो सकता। भारतीय बैंकिंग जमाकर्ताओं के लिए पिछले 2 दशकों का सबसे अच्छा युग चल रहा है क्योंकि उन्हें बगैर किसी वजह के और बैंक में अपनी एफडी रखने पर एक बेहतर रिटर्न मिल रहे हैं, जो कि अगर इन्फ्लेशन के से ज़्यादा नहीं है तो अभी इन्फ्लेशन की दर के सरकारी इन्फ्लेशन दर के बराबर है। लेकिन बैंकों के लिए इससे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण परिस्थिति कोई नहीं थी और वो चुनौतीपूर्ण परिस्थिति कैसे से हम आज समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम आंकड़ा देखते हैं। बैंकों में इस समय जो 80% एफडी हैं, मियादी जमा है या फिक्स डिपॉजिट हैं, वो अब 6 से 8% के रेंज में पहुंच गए। इसका मतलब ये कि लोगों ने भारतीय बाजार में ब्याज दरें बढ़ने के साथ बैंकों ने जैसे जैसे ब्याज दरें बढ़ाई हैं उसके साथ अपनी पुरानी एफडी भी तोड़कर नई एफडी में कन्वर्ट की हैं और जहां पर उन्हें बेहतर ब्याज दरें मिल रही हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो समझना ज़रूरी है वो ये कि इनमें भी 50% एफडी विपुल जी ऐसी हैं जो 7 से 8% में हैं, यानी 8% के रेंज में है। तो दूसरा जो बड़ा हिस्सा एफडी का बैंकों में रखा हुआ है वो 8% में है। तो बैंकों ने पिछले 1 साल या 1.5 साल के अंदर जितनी भी नई पूंजी जुटाई है जमाकर्ताओं से, वो बेहद महंगे डिपॉजिट रेस में जाकर फंस गई है, जहां पर बैंक इसमें उलझे हुए हैं। बैंकों को अगर इन एफडी के औसत
टर्म या मियाद मान लिया जाए कि 1 से 3 साल की हैं, तो कम से कम 3 साल तक तो बैंकों को अपने कर्ज की दर ऊंची रखनी ही होगी, तभी वो इस ब्याज की सर्विसिंग कर पाएंगे। अगर बैंक इस हाथ से कर्ज देते हैं और इस हाथ से जमा ले रहे हैं और 8% अगर उनको आपको देना है एफडी पर, तो इन्हें कम से कम 10 से 12% पर कर्ज आगे देना पड़ेगा, तब वो इन एफडीज को मेंटेन रख पाएंगे। कोटक सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट कहती है कि एफडी की दरें अगले तिमाही में पीक आउट हो जाएंगी। पीक आउट होने का मतलब है कि शायद इसके आगे नहीं बढ़ेंगी, लेकिन जो आ गई हैं अभी, जो जमा है, उनकी सर्विस करनी होगी। अगर आप जमा करता है और बैंकों में एफडी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं और कोटक की रिपोर्ट से कोई संकेत लेना चाहते हैं, तो बैंक की एफडी अगर नहीं कराई है तो फिर से और करा लीजिए, क्योंकि ये ऊँची ब्याज दरों का दौर हो सकता है थोड़े समय बाद। अगर बढ़े नहीं, कम नहीं हो, तो बढ़ना बंद हो जाए, ऐसा कोटक का मानना। हालांकि इस बात की संभावना अभी कम दिखाई देती है जी। लेकिन सर, इसका पूरा बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री के ऊपर किस तरह का असर देख रहे हैं आप? बैंकिंग उद्योग अब हम हाई कॉस्ट डिपॉजिट के ट्रैप में चला गया है। कुछ समय पहले की, करीब 7-8 साल पहले की एक बहस भारत में थी विपुल जी, बहुत जो चर्चा में रहता था, थी कि सरकार को छोटी बचत स्कीमों की ब्याज दरें कम करनी चाहिए। जब सरकार छोटी बचत स्कीमों की ब्याज दरें कम करेगी तो बैंकों में जमा पर ब्याज दर कम होगी और उससे बैंकों की कॉस्ट ऑफ फंड, जो उनके फंड्स की लागत है, वो कम होगी, जिससे कि वो सस्ता कर्ज आगे दे पाएंगे। यही थ्योरी थी। इसी थ्योरी पर भारत की बैंकिंग में आज से 7-8 साल पहले की बहसें होती थी। अब ये पूरी थ्योरी सर के बल खड़ी हो गई। बैंकों के पास पूंजी के स्रोत क्या हैं? बैंकों के पास पूंजी के 2 ही स्रोत हैं, या तो वो डिपॉजिटर्स का पैसा लेते हैं या फिर वो बाजार से बॉन्ड से पैसा उठाते हैं, ले जाते हैं। दोनों ही जगह बैंक जो अब कैपिटल जुटा रहे हैं वो बेहद महंगी है। 6 से 8% तो वो आपको एफडी पर, टर्म डिपॉजिट पर दे रहे हैं, और इसके अलावा जब इससे भी काम नहीं चलता तो 81 बॉन्ड लेकर आते हैं, जिसपे वो 8% 9% बाजार को दे रहे हैं। यानी निवेशक जो बैंकों को कर्ज दे रहे हैं, बैंकों के बॉन्ड खरीद रहे हैं, वो भी 7 से 8% 9% पर दे रहे हैं। तो कुल अगर आप ध्यान से देखें बैंकों की बैलेंस शीट को, जो मैं समझने की कोशिश कर रहा था, कि बैंकों की कॉस्ट ऑफ फंड एवरेज 7 से 8% हो गई है, और इसके ऊपर अगर आप 2 से 2.5% का स्प्रेड जोड़ लीजिए तो बैंकों की जो MCLR है, जिसको मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट कहते हैं, वो 9 से 10% के आसपास पहुंच जाती है। अब यहां से रिजर्व बैंक के लिए सबसे बड़ी दुविधा ये होने वाली है कि अगर वो ब्याज दरों में भी कमी करता भी है तो भी बैंकों को ये जो पैसा उन्होंने जुटाया है, चाहे वो बॉन्ड से लिया हो या एफडी से लिया हो, इस पर तो उन्हें ऊंचा ब्याज लंबे समय तक देना होगा। यानी संकेत ये कि ब्याज दरों में जल्दी कमी की गुंजाइश बनती नहीं दिखाई देती, नहीं तो बैंक एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल के दुष्चक्र में या मिसमैच में फंस जाएंगे। और इधर पॉलिसी दरों पर फैसला लेने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की 3 दिन चलने वाली बैठक बुधवार से शुरू हो चुकी है, और आपको बता दें कि इस पर फैसला जो है वो शुक्रवार को होगा। पॉलिसी दरों पर फैसला सुनाया जाएगा। अधिकतर जानकार ये मान रहे हैं कि रिजर्व बैंक की तरफ से कर्ज की दरों में बदलाव की संभावना नहीं है और रेपो रेट 6.5% पर स्थिर रह सकती है। सर, क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं रिजर्व बैंक की तरफ से? ये जो अभी पूरी चर्चा है बैंकों में ब्याज दर में महंगे जमा की जिसको लेकर इस रोशनी में ये बैठक खासी महत्वपूर्ण हो गई है। हालांकि ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गुंजाइश नहीं है, कमी की भी गुंजाइश नहीं है। अभी भी खाद्य महंगाई को लेकर रिजर्व बैंक की चिंताएं कायम है। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि खाद्य महंगाई काफ़ी ऊंचाई पर है, तो रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कोई कमी की गुंजाइश तो नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए इस बैठक से 2 चीज़ें संकेत के तौर पर हमें मिलेंगी। पहली चीज़ तो ये कि ये जो बैंकों की हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इसको लेकर आरबीआई क्या करने वाला है, और अगर उसको करना स्पष्ट रूप से सामने से तो कुछ नहीं, जब तक ब्याज दरें कम नहीं होंगी तब तक बैंकों के पर जो डिपॉजिट पे ब्याज है उसमें कमी नहीं आएगी, जो डिपॉजिट पर ब्याज दे रहे हैं उसकी लागत कम नहीं होगी। तो एक देखना होगा कि संदर्भ में रिजर्व बैंक क्या पॉलिसी गाइडेंस देता है, और दूसरा भारतीय अर्थव्यवस्था की अगली तिमाही के लिए और उसके बाद के लिए रिजर्व बैंक के आकलन या अनुमान में क्या बदलाव आता है। क्योंकि पहली तिमाही में हमने जो आंकड़े देखे थे, उन आंकड़ों में केवल मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा सेक्टर था जिसने ग्रोथ को सपोर्ट किया था। सर्विसेज और एग्रीकल्चर दोनों में गिरावट दिखाई दी थी। अगली तिमाही में क्या परिस्थिति बनती दिखाई देती, इस संदर्भ में रिजर्व बैंक का जो आकलन होगा, जिसका ऑब्जर्वेशन होगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, उस पर हमारी निगाहें रहेंगी। देश में 5G टेलीकॉम यूजर्स का दायरा तो बढ़ रहा है, लेकिन साथ में इंटरनेट कारोबार की ग्रोथ भी सुस्त पड़ रही है। वर्ष 2016 से 2020 के दौरान देश में इंटरनेट कारोबार की ग्रोथ दहाई के आंकड़े में हुआ करती थी, लेकिन टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI के आंकड़ों के मुताबिक इस साल जून तिमाही में ये ग्रोथ सिर्फ 1.7% ही देखने को मिली है। एंट्री और मिड लेवल के स्मार्टफोन की बिक्री सुस्त रहने की वजह से इंटरनेट कारोबार की ग्रोथ पर असर पड़ा है। इस बीच देश में 5G टेलीकॉम यूजर्स का आंकड़ा 10 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका है।
सर, इंटरनेट कारोबार में ये गिरावट कितनी बड़ी आप मान रहे हैं और इसका क्या असर देख रहे हैं? बिल्कुल, आज के समय, आज के दिन की ये सबसे बड़ी खबर और सबसे सबसे चुनौतीपूर्ण और चिंताजनक खबर है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से। जीडीपी गिरने से भी ज़्यादा चिंताजनक खबर है कि भारत में इंटरनेट की खपत कम हो रही है, इंटरनेट का इस्तेमाल घट रहा है। ये लगभग एक किस्म का पैराडॉक्स है, एक किस्म की असंगति है। जब हम अपने चारों तरफ ब्रॉडबैंड नेटवर्क्स को फैलते हुए देखते हैं, वाईफाई को फैलता हुआ देख रहे हैं, हर व्यक्ति के हाथ में फ़ोन देख रहे हैं, तब TRI का आंकड़ा हमें ये बता रहा है कि भारत में इंटरनेट का इस्तेमाल घट रहा है। पहले आंकड़ा देखिए जो बेहद चौंकाने वाला है। 2016 से 2020 के दौरान भारत में इंटरनेट की जो ग्रोथ रेट थी, इंटरनेट के इस्तेमाल की ग्रोथ रेट थी, वो डबल डिजिट में थी। और वो अब पिछले 2 सालों में 2021 और 22 में जब भारत में सबसे ज़्यादा टेलीकॉम क्रांति हुई, सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन बिके, भारत में सबसे ज़्यादा कंपनियों ने नए नए प्लान लॉन्च किए, तब वो घटकर केवल 4% रह गई। 4% की ग्रोथ रेट भारत में इंटरनेट के इस्तेमाल की है, जबकि हम ये सोचते हैं कि भारत का डिजिटल इंडिया काफ़ी बड़ा है और देश में डिजिटल इंडिया मिशन के कारण हर व्यक्ति के हाथ में इंटरनेट मौजूद है। TRI का आंकड़ा बता रहा है कि तिमाही में जो पहली तिमाही थी इस साल की, उसमें तो ये 2% से भी नीचे आ गई। ये बेहद ढांचागत चुनौती दिखाई दे रही है भारतीय अर्थव्यवस्था में, जो कि जिससे लग रहा है कि भारत को जिस डिजिटल लीप फ्रॉग करने की या डिजिटली आगे बढ़ने की ज़रूरत है, वहाँ इंटरनेट जो बुनियादी चीज़ है उसका इस्तेमाल भी घट रहा है। और इसके घटने की वजह हैं बेहद पेचीदा हैं, जो इस रिपोर्ट से निकलकर सामने आई हैं। सर, भारत के जो डिजिटल भविष्य को लेकर के क्या संभावनाएं लग रही है, क्योंकि ये नंबर्स तो काफ़ी चौंकाने वाले हैं और डिजिटल इंडिया की बात होती है, तो ये इस ग्रोथ से हम कैसे अचीव करेंगे? जो घटने की वजह है वो समझना जरूरी है। और छोटी गिरावट नहीं, क्योंकि बड़ी गिरावट है। हमने 3 साल के अंदर हम डबल डिजिट से सिंगल डिजिट से अब 2% से नीचे आ गए। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है भारत में स्मार्टफोन की महंगाई। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि भारत में जो एंट्री लेवल के स्मार्टफोन्स हैं वो लगातार महंगे होते चले गए। अब जो नए फ़ोन हैं वो महंगे हैं और इसलिए इंटरनेट का इस्तेमाल स्मार्टफोन के जरिए कम हो रहा है, पहली चीज़। दूसरी बात ये कि भारत में टेलीकॉम सेक्टर में मोनोपोली आने के बाद, डुओपोली आने के बाद कंपनियों ने डेटा की दरें लगातार बढ़ाई, क्योंकि उन्होंने महंगा स्पेक्ट्रम खरीदा था और उस महंगे स्पेक्ट्रम का असर अब हमें दिखाई देने लगा। उस महंगे स्पेक्ट्रम के कारण उन्होंने इंटरनेट के चार्जेस ऊपर किए। भारत में जबकि इंटरनेट सस्ता होना चाहिए था, रोटी कपड़ा और इंटरनेट जैसी बातें कही जाती थी कि भारत को रोटी कपड़ा और इंटरनेट की ज़रूरत है, तब इंटरनेट के दाम या मोबाइल फ़ोन पर जो सर्विसेज हैं, टैरिफ है, उनमें 2 साल में लगातार बढ़ोतरी हुई। उस बढ़ोतरी का असर भी हमें दिखाई दिया। तो एक तो हैंडसेट महंगा हुआ, दूसरा इंटरनेट का चार्ज महंगा हुआ। तीसरी जो ढांचागत स्ट्रक्चरल चुनौती भारत में इंटरनेट को लेकर है, और ये काफ़ी गंभीर होने वाली है आने वाले 6 महीनों में, साल भर में, कि भारत में इंटरनेट की खपत और कम हो सकती है। उसकी वजह यह है विपुल जी कि भारत में इंटरनेट से लोगों का पहला परिचय मोबाइल इंटरनेट के जरिए हुआ। मोबाइल इंटरनेट महंगा है क्योंकि सरकार स्पेक्ट्रम महंगा बेचती है, कंपनियों पर उस पर टैक्स लगता है और उसके बाद कंपनियां उस महंगे स्पेक्ट्रम को खरीद कर आपको डेटा की महंगी सेवाएं देती। थोड़े समय तक बाजार को अधिग्रहण को हासिल करने के लिए तो सस्ती सेवाएं दी जाती हैं, फिर उसके बाद जब आरपूस घटने लगते हैं, रेवेन्यू घटने लगते हैं, तो दरें बढ़ाई जाती हैं। इंटरनेट का जो दूसरा जरिया है जिसके जरिए इंटरनेट की खपत बढ़ाई जा सकती है, वो फिक्स लाइन ब्रॉडबैंड इंटरनेट है। उसका विस्तार भारत में उतनी तेजी से नहीं हो पाया। शहरों को छोड़ दिया जाए तो भारत में फिक्स लाइन ब्रॉडबैंड इंटरनेट का विस्तार नहीं है। भारत में अधिकांश लोग मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और मोबाइल इंटरनेट में प्राइस बढ़ने के कारण उसकी खपत में, उसकी मांग में गिरावट आती है। और इसलिए ये गिरावट इसलिए चिंताजनक है, जिस डिजिटल इंडिया की तरफ जिस तरफ आपने इशारा किया कि भारत में जितनी भी फिनटेक क्रांति होनी है, जितनी भी ई-कॉमर्स क्रांति होनी है, जितनी भी ई एजुकेशन होनी है, जितना भी ई हेल्थ चलाया जाना है, ये सब जो पूरा ई है वो इंटरनेट पर निर्भर है। और जब लोग इंटरनेट का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, उनको अफोर्डेबल ही नहीं रहेगा, जब उनके पास इंटरनेट खरीदने की या बिल देने की क्षमता नहीं रहेगी, तो इन सारी क्रांतियों का क्या होगा, ये कैसे चलेगी, ये समझने वाली बात है। ये बड़ा सवाल है कि ये तमाम ईज तभी पूरे होंगे जब कम से कम आई रहेगा, इंटरनेट रहेगा और इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले में वो लोगों के लिए फीजिबल रहे। इधर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मिडिल ईस्ट की यात्रा पर पहुंच गए हैं। पुतिन की इस यात्रा को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यात्रा की शुरुआत में पुतिन सऊदी अरब पहुंचे हैं, जो कि कच्चे तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। इसके बाद पुतिन यूएई भी जाएंगे। इस बीच कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट लगातार बनी हुई है। ब्रेंट क्रूड का भाव घट करके $75 के भी नीचे आ गया है। अमेरिकी डॉलर में आई तेजी और चीन से मांग घटने की आशंका से कच्चे तेल पर लगातार दबाव बना हुआ है। सर, क्या कुछ असर हो सकता है इस यात्रा का? काफ़ी महत्वपूर्ण यात्रा है। पुतिन की यात्रा, एक दिन की यात्रा चौंकाने वाली थी। काफ़ी चर्चा थी कि पुतिन 4 फाइटर जेट्स की निगरानी में क्रेमलिन मॉस्को से उड़े और
खाड़ी देशों में पहुंचे। खाड़ी देश आर्थिक रूप से भी और कूटनीतिक और रणनीतिक तौर पर भी इस समय एक अजीब किस्म की उथल पुथल से हैं। पूरे मध्य पूर्व के एक हिस्से में तो खुली जंग चल रही है, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में साफ दिखाई दे रहा है, और दूसरी तरफ सऊदी अरब और अमीरात की अर्थव्यवस्थाएं दुनिया में अपनी नई ताकत तलाश रही हैं, तेल के जरिए, सॉवरेन वेल्थ फंड के जरिए। इस बीच पुतिन के वहां पहुंचने के अभी स्पष्ट रूप से एजेंडा सामने नहीं आया, घोषणा भी नहीं की गई कि क्या किया गया, लेकिन दोनों देशों में पुतिन का पहुंच, और दोनों देश आपस में एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हैं, सऊदीज और अमीरात, दोनों के बीच में पहुंचने के दो बड़े संकेत बाजार में गए। एक तो बड़ा संकेत ये था कि पुतिन सऊदी अरब और अमीरात दुनिया में तेल अर्थव्यवस्था की धुरी हैं। ये 3 धुरी हैं जिनके आसपास तेल की अर्थव्यवस्था घूम रही है। ये तीनों मिलकर दुनिया के तेल बाजार में कोई नए किस्म के गठजोड़ की तैयारी कर सकते हैं, जिसकी संभावना बनती दिखाई दे रही है। आपको पता है कि ओपेक में सऊदी और पुतिन ने मिलकर, या रूस और सऊदी ने मिलकर उत्पादन में कटौती की, जिससे कि कीमतें लगातार ऊंची हैं। अभी जबकि ये मुलाकात हो रही है तब कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट हमें दिख रही है स्पष्ट रूप से, और शायद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस मंदी की संभावना है उसे देखते हुए जो ओपेक देशों का लक्ष्य है कि कच्चे तेल की कीमत को $80 पर बैरल के आसपास रखा जाए, वो पूरा होता नहीं दिख रहा है। कीमतें अभी $75 के आसपास हैं। देखना होगा कि मुलाकात में क्या ऐसा निकल कर आएगा कि सऊदी, ओपेक और अमीरात मिलकर कच्चे तेल के उत्पादन को और ज़्यादा नियंत्रित करेंगे और कंट्रोल करेंगे, उसकी आपूर्ति और सीमित करेंगे, जिससे कि कीमतें ऊपर रखी जा सकें। क्योंकि इन तीनों देशों में महंगे कच्चे तेल की सबसे ज़्यादा जरूरत रूस को है। रूस की अर्थव्यवस्था बुरी तरह ध्वस्त है, पूरे 1 साल से युद्ध लड़ रहा है, तो रूस के पास जो भी तेल बिक रहा है अलग अलग प्रतिबंधों के बीच में, उसमें तेल की अच्छी कीमत के जरिए ही रूस की इकोनॉमी चल सकती है। तो शायद रूस की कोशिश रहेगी कि वो कच्चे तेल की कीमतों में और बढ़ोतरी करे और उसके लिए उत्पादन में कटौती की जाए। ये तो तेल की बात हुई। इसके अलावा जो रणनीतिक गठजोड़ बनता दिखाई दे रहा है, उस गठजोड़ में भी पुतिन का युद्ध के बीच में मॉस्को से अरब में जाना ये भी बता रहा है कि एक नए किस्म की रणनीति बन रही है, जिस रणनीति में परोक्ष रूप से आप चाइना का हाथ भी मान सकते हैं, क्योंकि चीन इन तीनों देशों को अपने तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है और इनके साथ गहरे कूटनीतिक संबंध बना रहा है। लेकिन सवाल ये भी है सर, अगर इसी तरीके से कीमतें घटती रही तो ओपेक देश के पास क्या ऑप्शन बचते हैं? क्या कुछ करेंगे ओपेक देश? ओपेक देश वो लीडरशिप शायद यहाँ से निकल कर आएगी कि उत्पादन में कटौती की और संभावना बनती दिखाई देगी। क्योंकि आप देखिए ना, ईरान और वेनेजुएला 2 और देश हैं जिनका उत्पादन बाजार में आकर कच्चे तेल की कीमतों को कम कर सकता है, पर दोनों प्रतिबंध में हैं। वेनेजुएला को थोड़े प्रतिबंध रिलैक्स किए गए थे, पर वहाँ जैसा किया मादुरो ने, उसके बाद इस बात की संभावना है कि अमेरिका फिर प्रतिबंध लगाएगा। ऐसी स्थिति में 3 ही बड़ी अर्थव्यवस्थाएं बचती हैं तेल के आधार पर, अमीरात, सऊदी और रूस। ये मिलकर शायद उत्पादन में स्थायी कटौती की या लंबी कटौती की घोषणा कर सकते हैं। इसके अलावा हमें देखना होगा कि और कौन सी से समझौते निकल कर आते हैं। इस बात की संभावना है कि सॉवरेन वेल्थ फंड सऊदी और अमीरात के सॉवरेन वेल्थ फंड रूस में नया निवेश भी कर सकते हैं। ये फंड्स नई माइंस और नए निवेश के अवसर तलाश रहे हैं। चूँकि अब रूस से बड़ी अमेरिकन कंपनियां और यूरोपियन कंपनियां बाहर निकल चुकी हैं प्रतिबंधों के बाद, तो एक अवसर है सऊदी और अमीरात की अर्थव्यवस्थाओं के लिए कि वो वहाँ जाकर स्टेक्स ले सकें, निवेश कर सकें, जैसा कि चीन कर रहा है। चलिए, अभी बहुत सारी महत्वपूर्ण खबरें बाकी हैं, तो तेजी के साथ उन पर नजर डालते हैं झटपट में। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। रिकॉर्ड ऊंचाई पर जाने के बाद भाव में नरमी आई थी, लेकिन अब फिर से हम देख रहे हैं तेजी के साथ कीमतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। विदेशी बाजार में सोने का भाव बढ़ करके $2050 प्रति औंस हो गया है। इस बीच दुनिया भर के केंद्रीय बैंक सोने में अपनी खरीद लगातार बढ़ा रहे हैं। हालांकि सोने के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स अपनी होल्डिंग घटा रहे हैं। अक्टूबर के दौरान केंद्रीय बैंकों ने 42 टन सोने की खरीद की है और नवंबर के दौरान एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ने करीब 9 टन सोना बेचा है। गृह मंत्रालय ने नौकरी से जुड़े घोटालों और अवैध निवेश जैसे संगठित अपराधों में शामिल 100 वेबसाइट पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट यानी कि NCTU ने पिछले हफ्ते संगठित निवेश और अंशकालिक नौकरी देने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली 100 से अधिक वेबसाइटों की पहचान करके उन पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 के तहत इन वेबसाइटों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। डेपुटेशन पर नियुक्त स्टाफ की सेवाओं पर GST वसूलने के लिए मल्टीनेशनल कंपनियों को GST अथॉरिटीज से मिले नोटिस पर कई कंपनियों ने आपत्ति जताई है और करीब 1 दर्जन MNC कंपनियों ने नोटिस के खिलाफ याचिका दर्ज की है। GST अथॉरिटीज ने कंपनियों को भेजे कारण बताओ नोटिस में डेपुटेशन के स्टाफ को मैन पावर की सप्लाई मानते हुए
टैक्स की मांग की थी। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। शहरों में किराए पर ऑफिस लेना महंगा हो गया है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एनारॉक के मुताबिक इस साल अप्रैल से सितंबर के दौरान देश के 7 प्रमुख शहरों में ऑफिस रेंटल में 7% की बढ़ोतरी हुई है और औसत किराया बढ़ करके 83 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गया है। पिछले साल अप्रैल से सितंबर के दौरान औसत किराया 77.5 रुपये प्रति वर्ग फुट था। सर, ये कुछ खबरें झटपट की थी। दो महत्वपूर्ण रुख झटपट की खबरों से, एक तो गोल्ड को लेकर और दूसरा रियल एस्टेट या मकान किराए को लेकर। गोल्ड की कीमतों में तेज उतार चढ़ाव दिख रहा है और अब ये माना जा रहा है कि गोल्ड की भविष्य की कीमत फेड की पॉलिसी रेट से गाइड होगी। ताज़ा आंकड़ा ये है कि चूंकि अमेरिका में 10 साल के बॉन्ड की यील्ड अब 3 महीने के लोएस्ट लेवल पर पहुंच गई है, तो ऐसा लग रहा है कि निवेशकों को लग रहा है कि अमेरिका में जो लेबर डेटा आया है, जॉब्स के आंकड़े आए हैं, वो शायद फेडरल रिजर्व के हॉकिश टोन को या आक्रामक टोन को थोड़ा कम करेंगे और फेडरल रिजर्व अगर ब्याज दरों में कटौती नहीं करेगा तो कटौती करने के संकेत जरूर दे देगा और ये माना जा रहा है कि शायद एक सॉफ्ट लैंडिंग की तरफ चीज़ें बढ़ सकती हैं अगले साल मार्च तक, उस पर निगाहें रहेंगी। ऐसी स्थिति में गोल्ड में निवेश भी बढ़ रहा है और लोग अब बॉन्ड यील्ड्स जब कम हो रही हैं या बॉन्ड यील्ड्स में बॉन्ड्स में जब रिटर्न्स कम आ रहे हैं तो लोग गोल्ड की तरफ मूव कर रहे हैं और गोल्ड के बढ़ने की बाकी कारण हम आपको बता चुके हैं कि दुनिया के सेंट्रल बैंक्स ने बड़े पैमाने पर गोल्ड की खरीदारी कर रखी है, इसलिए शॉर्ट टर्म आउटलुक गोल्ड का बुलिश ही बना हुआ है, कीमतें बढ़ने की तरफ बना हुआ है। एक और दूसरी खबर जो एनरॉक की रिपोर्ट के साथ आई, जो विपुल जी ने आपको बताई कि मकान के किराए के साथ अब कमर्शियल प्रॉपर्टी के किराए भी शहरों में बढ़ने लगे। ये इस बात का संकेत है कि अब वापस ऑफिसेज में काम शुरू हो रहा है और इन बिजनेस एक्टिविटीज़ के कारण पूरा मार्केट, अब प्रॉपर्टी का मार्केट रेंट की साइड से महंगाई की तरफ जा रहा है। अंशुमान सर, आज की इस चर्चा में आप जुड़े, तमाम खबरों का विश्लेषण किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल अब मनी सेंट्रल को समाप्त करने का वक्त हो गया है, लेकिन आप लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए। मुझे फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।